Hello, dear students. In this lecture, we will be discussing the new subject that is business law. तो अब से हम बिजनेस लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर से। बिजनेस लॉ में हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ने वाले हैं, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, आईटी एक्ट है। बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो इनमें से कुछ एक्ट आपने हो सकता है अपने पहले कभी स्कूल टाइम में आपने पढ़ भी रखे हों, नहीं भी पढ़ा है, और अगर आपको लगता है कि लॉ इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट तो आज के बाद से आपको लॉ बोरिंग नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन द मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा और वास्ट लॉ जिसे हम कह सकते हैं। बहुत सारे सेक्शंस इसके अंदर है, इस एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, उनको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जस्ट इमेजिन कि आज से 100-200 साल पहले, जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं थे, लोग जो है ट्रैवल भी बहुत कम करते थे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सिटी से दूसरे सिटी में भी अगर उनको जाना है तो कोई वे नहीं था, क्योंकि मोटर व्हीकल्स उतने इन्वेंट नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे क्योंकि मोटर व्हीकल्स इन्वेंट नहीं हुए थे तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी क्या थे, कम थे, एक्सीडेंट्स होते ही नहीं थे। बट जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, जैसे जैसे इन्वेंशंस बढ़े, मोटर व्हीकल्स बढ़े, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी क्या होने लगे, बढ़ने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ गए। अब उस प्रॉब्लम को, दैट इज नंबर ऑफ एक्सीडेंट, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको कम कैसे किया जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे कम किया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। लाइक ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना नेसेसरी है। वो बात अलग है कि हम रेड लाइट को हमेशा जंप करके ही निकलते हैं, या फिर बहुत सारे साइन बोर्ड्स बनाए गए रोड्स पे। जब भी आप ट्रैवल करते हो आपने देखा होगा बहुत सारे साइन बोर्ड्स आते हैं, वी नीड टू फॉलो दो साइंस। एंड उसके बाद हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। या फिर हम देखते हैं कि सब जने, हर कंट्री का अलग रूल होता है, हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से ड्राइव करते हैं। तो ये कुछ एक रूल्स बनाए गए। इन रूल्स से ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट्स खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन इन रूल्स के थ्रू क्या किया गया, इन एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कम किया गया। अब ये जो रूल्स बनाए गए, ये बहुत सारे जो प्रोबेबल सोल्यूशंस थे वो एक रूल बुक में लिखे गए। उन सोल्यूशंस को एक रूल बुक में लिखा गया, उन रूल्स को उस रूल बुक में लिखा गया। एंड देन दैट रूल बुक, उस रूल बुक को क्या किया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में उसको पास करवाया गया। तो जैसे ही वो रूल बुक दोनों हाउसेस में पास हो गई तो वो बन गया मोटर व्हीकल एक्ट। यानी कि एक्ट जो है वो इस तरह से बनते हैं, एक इंट्रोडक्शन था बेसिक कि एक्ट बनते कैसे हैं। तो वैसे ही जब बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगे तो उस प्रॉब्लम्स को कम कैसे किया जाए, उसके लिए भी एक रूल बुक तैयार की गई। बहुत सारे रूल्स उसमें लिखे गए, जैसे फ्रॉड वगैरह होते हैं बिजनेस में, तो उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे कम किया जाए, उस रूल बुक में सारे रूल्स लिखे गए। उस रूल बुक को अगेन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास कराया गया और बन गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इस तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ। अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, आज के इस लेक्चर में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1872। यानी कि जब ये एक्ट पास हुआ था तब हमारी पार्लियामेंट को कौन रन कर रहे थे, आवर पार्लियामेंट वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। 1872 में ऑब्वियसली ये लॉ आया है तो ब्रिटिशर्स का राज था हमारे इंडिया के ऊपर, इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन ये लॉ जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बना कहाँ था, इंडियन पार्लियामेंट में बना था, इस वजह से इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। हालांकि इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो मोस्टली, मतलब मैं कह सकती हूँ 95 से भी अबव प्रोविजंस जो हैं वो कॉपी किए गए हैं ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने एज इट इज इसको कॉपी कर लिया। नाउ दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया, यानी पूरे इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। और ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका बहुत बड़ा एक्ट है, क्योंकि इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है इट टॉक्स अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज गिवन अंडर द सेक्शन 1 to section 75,
And the second part is which includes the some special type of contracts like contract of indemnity and guarantee है, like इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वो सारे के सारे दे रखे हैं फ्रॉम सेक्शन 124 टू 238। तो इन दोनों ही सेक्शंस में, दोनों पार्ट्स में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर, लेट अस स्टार्ट आवर एक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि नाम ही इसका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग को समझना जरूरी है। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट? वेल, जनरली हम कहते हैं कि मेरा इस फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि आज तो वो मेरे घर आएगा पार्टी पे, या फिर आज वो मेरे घर शाम को पढ़ने के लिए आएगा, या फिर किसी का नोट्स बनाने के लिए हम आपस में डील करते हैं। वो जो डील होती है उसको हम कई बार कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं कि मेरा इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। लेकिन लॉ में सिंपल डील का मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? सिंपल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सो ऑल दोज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसे सारे एग्रीमेंट्स, ऐसे सारी वो डील्स विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इन्फोर्सिएबल क्या है? यानी कोई, जब भी हम एग्रीमेंट करते हैं किसी पार्टी के साथ, किसी पर्सन के साथ कोई डील करते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो कुछ प्रोमिसेस मैं पूरा करती हूँ, कुछ प्रोमिसेस सामने वाली पार्टी पूरा करती है और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। अब अगर कोई पर्सन उस काम को पूरा नहीं करता है या अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करता है, लाइक मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि वो मुझे सारे नोट्स बना के दे देगी। अब अगर उसने मुझे नोट्स नहीं बना के दिए तो क्या मेरे पास राइट है कि मैं उस पे केस करके उससे वो काम करवा सकूं? यानी कि अगर किसी भी काम को करवाने में हम लॉ का सहारा ले सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, यानी हम लॉ से उसको एनफोर्स करा सकते हैं उस काम को, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी आई रिपीट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सके, जिस एग्रीमेंट के प्रोमिसेस को लॉ के थ्रू फुलफिल कराया जा सके, ऐसे सारे एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो सेक्शन 2 में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है। लेट अस रीड दिस डेफिनेशन। इट सेज दैट a contract as an agreement which is enforceable by law, सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद बात आती है, अब हमने जब डेफिनेशन देखी कॉन्ट्रैक्ट की, एक डेफिनेशन का एक पार्ट कहता है एग्रीमेंट, सेकंड पार्ट कहता है प्लस इट्स इन्फोर्सेबिलिटी, यानी एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबिलिटी दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। अब हमें इन दोनों चीजों को ही डिस्कस करना है कि एग्रीमेंट क्या होता है। इन्फोर्सेबिलिटी को वैसे हम समझ चुके हैं, अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि किसी भी काम को अगर हम कानून का सहारा लेके फोर्सफुली करवा सके, दैट इज इन्फोर्सेबिलिटी। सो व्हाट इज एन एग्रीमेंट? वेल, एग्रीमेंट इज known as every promise or every set of promises forming consideration for each other। ये जो डेफिनेशन है वो बुक में दी गई है, वो एक्ट में बताई हुई है। आई रिपीट, एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस, हर वो प्रॉमिस या प्रॉमिसेस का सेट, और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मेरा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना जो मोबाइल फोन है वो मुझे सेल कर दे, जो भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मुझे सेकंड हैंड मोबाइल की रिक्वायरमेंट है। सो आई आस्क यू, विल यू सेल योर मोबाइल फोन टू मी फॉर ₹5,000? क्या आप अपना मोबाइल मुझे 5,000 में सेल करेंगे? आप कह देते हैं यस। अब इसके अंदर क्या होगा? आपका मोबाइल देना एक प्रॉमिस हो गया कि आप मुझे मोबाइल देंगे, और 5,000 रुपीज अगर मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आई विल पे यू ₹5,000 फॉर दैट मोबाइल इन एक्सचेंज फॉर दैट मोबाइल फोन। तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा प्रॉमिस है आपको 5,000 रुपए देना, ये आपका कंसिडरेशन बनेगा। कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ मिलना। आप मोबाइल मुझे दे रहे हो, इसके बदले में मैं आपको कंसिडरेशन के रूप में आई विल पे यू 5,000 रुपीज, और आपका मुझे मोबाइल देना जो है वो मेरा कंसिडरेशन है उन 5,000 रुपयों के लिए। यानी आप इस तरह से देखिए, मैं आपको आप मुझे मोबाइल दे रहे हैं, ये मेरे लिए कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन किस बात है? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी। तो माई कंसिडरेशन इज दैट मोबाइल फोन एंड योर कंसिडरेशन इज दैट दोज 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो ये दोनों प्रोमिसेस हैं वो एक दूसरे पार्टी के लिए कंसिडरेशन का काम कर रही है। सो जब
भी कोई ऐसी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस यानी बहुत सारी प्रोमिसेस भी हम कर लेते हैं, विच फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। और जैसे ही उस एग्रीमेंट को में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का एलिमेंट ऐड हो जाता है, दैट एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं कि तो एग्रीमेंट का मीनिंग क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो एग्रीमेंट क्या है, ऑफर प्लस उसका एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने कहा विल यू अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऑफर देती हूँ, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 lakh, दिस इज एन ऑफर गिवन बाय मी and now you accept that offer. You said, okay, I am ready to purchase your car for ₹2 lakh. You have accepted that offer. तो जैसे ही मैंने ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये एग्रीमेंट बन गया। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नाउ when the enforceability by law is added to that offer and acceptance, it becomes a contract. So अब बात करते हैं कि क्या सारे एग्रीमेंट्स ही में इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट होता है, क्या सारे एग्रीमेंट्स को हम लॉ की हेल्प से इन्फोर्स करा सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। वन इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट, देन सोशल एग्रीमेंट एंड देन बिजनेस एग्रीमेंट्स। सिर्फ बिजनेस एग्रीमेंट्स को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऐसा स्टेटस अगेन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, यानी ओनली बिजनेस एग्रीमेंट्स कैन बी the contracts. The social agreements or the domestic agreements cannot have the element of enforceability by law. That is why they cannot be converted into the contracts. These are simply the agreements. तो जो भी डोमेस्टिक नेचर के या सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स है उसमें इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ ऐड नहीं होती है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट। तो इनके एक एग्जाम्पल लेते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट का मतलब है जब भी हम फैमिली रिलेटिव्स के साथ में कोई एग्रीमेंट करते हैं, जैसे फादर ने सन के साथ किया या डॉटर के साथ एग्रीमेंट किया या हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट हुआ। लाइक हस्बैंड ने कहा, हस्बैंड तो आए दिन बहुत सारे प्रॉमिसेस करते रहते हैं कि इस बार दिवाली पे तुम्हें डायमंड नेकलेस मैं दिलाऊंगा, और वो प्रॉमिसेस पूरा भी नहीं करते हैं। तो दिवाली आ जाती है लेकिन कोई डायमंड नेकलेस नहीं आता, हर दिवाली पे ऐसे ही प्रॉमिसेस हो रहे हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब एग्रीमेंट किया गया है लेकिन उस एग्रीमेंट के प्रोमिसेस को परफॉर्म नहीं किया गया, फुलफिल नहीं किया गया। तो क्या ऐसे में वाइफ जो है वो हस्बैंड पे केस कर देती है? ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अगर हम ये तो बात होगी डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स की। इसी तरह से अगर हम सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स को देखें तो जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, सोसाइटी में हमारे जो मिलने वाले हैं, जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स नहीं है, जो हमारे नोन है, उनके साथ भी हम कुछ ना कुछ आए दिन एग्रीमेंट्स करते रहते हैं। जैसे मैंने अपने फ्रेंड को पार्टी पे बुलाया, मैंने उसको ऑफर दिया कि आज शाम को अपन पार्टी करते हैं, तुम आ जाना। फ्रेंड ने भी हाँ भर दी, मैंने सारा एक्सपेंसेस कर लिया, पार्टी का सारा मटेरियल जो भी खाने पीने का सामान था मैं ले आई। हमने एक मूवी का प्लान किया और उसके बाद शाम को सारी प्लानिंग हो गई और वो फ्रेंड मेरे घर पे नहीं आए। तो इसका मतलब क्या मैं उसके ऊपर केस कर दूंगी? नो, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है कि सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स में इन्फोर्सेबिलिटी क्यों नहीं आती? इसके लिए ये कहा जाता है कि अगर, क्योंकि क्या होता है फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह आपस में आए दिन छोटे मोटे डील्स करते रहते हैं। तो अगर हमारी जो कोर्ट है वो इन सारे डील्स पे भी लोगों को एंटरटेन करती रहेगी तो वो जो मेजर इश्यूज हैं उनसे वो अलग हट जाएगी और उनको एंटरटेन नहीं कर पाएगी, और उसको एंटरटेन करने का उनको ठीक से टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट को इन सबसे दूर रखा गया है, इस इन्फोर्सेबिलिटी से दूर रखा गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज बिजनेस एग्रीमेंट। यानी जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट होता है और सिर्फ वही एग्रीमेंट जो है आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं। तो ये 3 तरह के एग्रीमेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। तो वी विल क्लासिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। So let us discuss the first, that is classification according to validity। यानी वैलिडिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। तो इसमें we will discuss the first is voidable contract। Now what do you mean by voidable contract? Well,
वॉइडेबल जो है, इस वर्ड को हम ब्रेक करके समझेंगे। समथिंग विच कैन बी अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सके, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का लॉ में मीनिंग होता है जिस विच हैज नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। नाउ व्हाट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? Please remember there is a difference between void contract and voidable contract. Here I am discussing the voidable contract. So voidable contract, whenever an agreement is enforceable by law at the option of one or more parties, not at the option of others. यानी जब भी किसी एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का जो ऑप्शन है वो किसी एक पार्टी या एक से ज्यादा पार्टीज के हाथ में है, लेकिन बाकी पार्टीज के हाथ में वो इन्फोर्सिबिलिटी, उसको उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल कराना भी है या नहीं, वो एलिमेंट दूसरी पार्टीज के, वो ऑप्शन दूसरी पार्टीज के पास नहीं है। सिर्फ एक पार्टी जो है वो चूज कर सकती है कि इसको वेदर वी वांट टू मेक दिस एग्रीमेंट एज इन्फोर्सिबल और नॉट। तो ऐसा ऑप्शन अगर किसी एक पार्टी के हाथ में है, सच एग्रीमेंट्स आर नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर हम उसको अवॉइड करते हैं तो वो एग्रीमेंट बनेगा, अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब बात आती है कि ऐसा ऑप्शन कब अवेलेबल होता है और क्यों ये ऑप्शन मिलते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं, हालांकि हम आगे के चैप्टर्स में इनको पूरा डिटेल में देखेंगे। सो जब भी किसी एग्रीमेंट में, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होता। लाइक मैंने आपसे कहा कि विल यू हैव टू विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 lakhs, जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था। अब आप मना कर देते हो, लेकिन ये चीज मुझे पसंद नहीं आई, यू बीइंग अ स्टूडेंट हाउ कैन यू डिनाई टू मी, हाउ कैन यू डिनाई माई ऑफर। तो मैंने आपको कहा आई विल शूट यू इफ यू डू नॉट साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट विद मी। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन नहीं किया मैं आपको शूट कर दूंगी। ऐसे मैंने आपको धमकी दी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अब आप डर के क्या करते हो, मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो कार खरीदने का, आप मुझे पैसे भी दे देते हो या जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर लेते हो। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका कंसेंट लिया गया था, यानी जो आपका मैंने सिग्नेचर किया लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो जो कंसेंट है, वो जो आपकी अप्रूवल है, वो जो आपका मर्जी है, वो फ्री नहीं है, क्योंकि आपने किसी डर से मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो अब आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप ये कोर्ट में बात साबित कर देते हो कि आपका जो कंसेंट है वो डरा धमका के लिया गया था और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आप इस बात को अगर प्रूव कर देते हो तो कोर्ट आपको एक ऑप्शन देती है कि आपके पास एक ऑप्शन है, मतलब आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, आप एग्रीव्ड पार्टी यानी इंजर्ड पार्टी जिसको नुकसान हो रहा है, तो एग्रीव्ड पार्टी के हाथ में ये ऑप्शन रहेगा, चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाइंड हो जाए और चाहे तो वो इसको इग्नोर कर दे। इग्नोर करने का मतलब हो गया कि वो अब इससे बाइंड नहीं होना चाह रहा। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ऑप्शन अवेलेबल हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये हमने डिस्कस किया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। वेल, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब हो गया ऐसे एग्रीमेंट्स जो शुरू से ही वॉइड हैं, जिनकी लॉ की नजर में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। सो एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। द सेकेंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ऐड हुआ है, इसका मतलब इसने कभी ना कभी तो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस गेन किया है, इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नाम दे रहे हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ सर्कमस्टेंसेस में चेंज होने की वजह से वॉइड बन गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बिगिनिंग में तो वैलिड था, but due to change in circumstances they become void. Such contracts are known as void contract. I repeat, void agreement तो शुरू से ही void है, जो enforceable होंगे ही नहीं कभी। void contract जो पहले तो enforceable थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी चेंज हो गई, जैसे कार की बात करी, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यानी मैंने कार दी नहीं थी, आपका पैसा आना बाकी था, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, अब मेरी कार क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें आग लग गई, तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, जिस चीज को लेकर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सब्जेक्ट ही एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। तो क्या हो गया, अब उसकी परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। तो ये तो बात होगी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी की।
Now we will discuss the classification of contract according to formation. यानी कॉन्ट्रैक्ट बनते किस तरह से हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, उसके हिसाब से हम कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जहां पे हम बोल के लिख के यानी बाय वर्ड स्पोकन और रिटन अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट. और जैसे मैंने कोई मेल लिख के आपको ऑफर दिया, ईमेल लिख के, या फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेज से, या डायरेक्ट फेस टू फेस हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये सारा हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. नाउ व्हाट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच इज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट्स और कंडक्ट्स ऑफ द पार्टीज. जो पार्टीज के गेस्चर से, एक्ट से या कंडक्ट से पता लगाए जाते हैं, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनको इम्प्लाई करना पड़ता है, जो बोल के या लिख के नहीं होते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू गेट्स इनटू अ पब्लिक बस, आप पब्लिक बस में बैठ जाते हो, वहां पे ना ही तो ड्राइवर आपसे पूछ रहा है, ना ही कंडक्टर आपसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, ना आपने कुछ बताया, क्योंकि वो पब्लिक बस है, आपको पता है कि वो इन स्टॉपेज पे रुकेगी और आपका जहाँ पे भी स्टॉपेज आएगा, आपका जहाँ पे भी डेस्टिनेशन आएगा, वहां आप अपने आप उतर जाओगे. या इसी तरह से हम ऑनलाइन टिकट्स परचेज करते हैं, वो भी एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे कोई दो पार्टीज आपस में मिल नहीं रही है, दो पार्टीज आपस में बोल के या लिख के कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही है. देन थर्ड, इसके अंदर एक कैटेगरी और ले लेते हैं हम फॉर्मेशन के हिसाब से, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, या दो पार्टीज मिलके आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, बट द ऑब्लिगेशंस आर फॉर्म्ड बाय द लॉ. तो ये जो ऑब्लिगेशंस है वो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है दोनों पार्टीज के ऊपर. ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, उसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में ले लेंगे, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर. थर्ड क्लासिफिकेशन हम लेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस. यानी परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एज द नेम सजेस्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जहां पे दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी है, कोई भी फ्यूचर के लिए दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन नहीं रह गई है, nothing is remain to be performed in future is known as executed contract. यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है. सो executed means that which is done, जो हो चुका है. So executed contract is one in which both the parties have performed their respective obligations. And if we talk about the executory contract, executory means that which remains to be carried into effect. An executory contract is one in which both the parties have yet to perform their obligations. यानी दोनों पार्टीज को अपनी परफॉर्मेंस देना अभी बाकी है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, परफॉर्मेंस नहीं हुई है. कार को लेने देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो एक पार्टी ने कार दी है, ना दूसरी ने उसके पैसे दिए हैं. तो ये हो गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अभी बाकी रहती है. तो ये तो बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट के क्लासिफिकेशन की. तीन तरह के होते हैं. आई रिपीट, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, जिसमें हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को देखा. देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन में हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को देखा. देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आर देयर. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कस